जो चौपन में स्थित है, सोनभद्र के चौपन में हम इस रास्ते पर निकल पड़े हैं, लेकिन तेज बरसात की वजह से हमारा सफर कुछ मुश्किल जरूर हो रहा है। लेकिन हमने आज ठाना है कि आपको हम अघोरी किले तक ले जाएंगे और बताएंगे अघोरी किले के बारे में, जो ऐतिहासिक है और इस जनपद की एक धरोहर है। आप इस सफर पर आप देख रहे हैं काफी बारिश का मौसम है, बारिश काफी तेज हो रही है। अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है और हम भी अघोरी किले के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले हैं। ये चौपन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हमने 3 से 4 किलोमीटर का सफर लगभग तय कर लिया है। आप इस सफर पे हमारे साथ बने रहिए और इस मौसम का आनंद लीजिए। जल्द ही हम आपको वह ऐतिहासिक अघोरी किला दिखाएंगे जो सोनभद्र के चौपन में स्थित है और एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। एक बार फिर हम आपको सोनभद्र के सुहाने सफर पर लेकर निकल पड़े हैं अपनी टीम के साथ और इस बार हम अघोरी किले की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन रास्ते में मौसम काफी सुहाना हो चुका है, बादल चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रहे हैं और हम रेणु नदी के पुल पर खड़े हैं जो अघोरी के रास्ते में पड़ता है। रेणु नदी यह वही नदी है जिस पर रिहन बांध बना हुआ है और वहां से यह नदी निकलती है और इधर जो सोन नदी है उसमें जाकर इसका संगम होता है। यह संगम स्थल है, बीच में जो आपको टापू दिख रहा है, यहाँ ये दो नदियों का संगम होता है और यहीं से एक तीसरी धारा भी फूट जाती है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो यह काफी सौंदर्य से भरा हुआ जनपद है, जनपद सोनभद्र, जहाँ नदियाँ, जहाँ पहाड़, जहाँ चोटियाँ, जहाँ प्रकृति अपनी पूरी छटा बिखेर रही है। हम अब की कोशिश कर रहे हैं कि इन छटाओं का, इन सौंदर्य का लुत्फ हमारे दर्शक अपने घर में बैठे हुए हमारे इस चैनल के माध्यम से उठा पाएं। हमारे इस सफर पर आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस रास्ते के जरिए अघोरी किले तक ले जाएंगे और अघोरी किले के सौंदर्य के साथ साथ उसके इतिहास से भी रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस सफर पे और देखते रहिए न्यूज साइट लाइव। चलते चलते रास्ते में एक बोर्ड हमें दिख रहा है जिस पर अघोरी दुर्ग लिखा हुआ है और जानकारी के अनुसार यहीं से एक रास्ता, सकरा रास्ता, उस किले तक जाता है। हम इस रास्ते के जरिए अब उस किले तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हम अघोरी दुर्ग के द्वार तक पहुंच गए हैं और यह द्वार दिख रहा है जो अघोरी किले का द्वार है। ठीक इस द्वार पे ही माँ दुर्गा का मंदिर है, जहां दर्शन करने के बाद हम इस दुर्ग के अंदर दाखिल होंगे। आइए हम ले चलते हैं, इस ऐतिहासिक धरोहर का इतिहास बताते हैं और इसका विस्तृत अवलोकन आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से कराते हैं। अघोरी किले के मुख्य द्वार पर बाबा भैरव
इस द्वार पे रखवाली करते हैं। यह पौराणिक जो मूर्ति है उनकी, यह किले पर पूरी तरह से खुदी हुई है, बनाई गई है। इसके ठीक बगल में दुर्गा जी का जो मंदिर है, इसमें माता की मूर्ति उसी जमाने की है जब से ये अगोरी किला स्थापित है, लेकिन इस मंदिर को अभी नया निर्मित किया गया है। माँ दुर्गा की मूर्ति उसी जमाने की है जब से अगोरी किला स्थित है। आइए इस द्वार के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है ऐतिहासिक धरोहर। माँ दुर्गा के 7 रूप इस दीवार पर खुदे हुए हैं। ये द्वार से अंदर घुसते ही हम आपको दिखा सकते हैं, यह बिल्कुल ऐतिहासिक धरोहर है इस सोनभद्र की, जो यह बताती है कि यह जनपद कितनी पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा शोध का विषय यहाँ पर उपलब्ध है। ये मूर्ति जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दुर्ग में जब से यह दुर्ग बरब से इस दुर्ग पर ऐसे ही खुदी हुई है और आज भी इनकी पूजा यहाँ की जाती है। यह जो कमरा आपको दिख रहा है, जो दुर्ग के द्वार से घुसते ही बगल में सटा हुआ है, दरअसल ये सैनिकों के लिए बनाया गया था। यहाँ के रहवासी जो कुछ हमारे साथ हैं, वह भी हमें साथ में चलकर इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता से रूबरू करा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये कमरा सैनिकों के रहने के लिए बनाया गया था ताकि किले के मुख्य द्वार पर किसी भी खतरे से सुरक्षा की जा सके। इस किले के इतिहास से जुड़े तथ्यों को बताने के लिए हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल लोग भी हैं जो इसकी कथाएं सुनते आए हैं अपने बूढ़े बुजुर्गों से। किताबों के अलावा जो लोग यहाँ रहते हैं वो शायद इन तथ्यों को ज्यादा प्रामाणिकता दे पाए। आइए हम बात करते हैं ऐसे कुछ लोगों से जो यहाँ के रहने वाले हैं। क्या ये इतिहास इसका क्या है? जैसे आपने ये अंदर कमरे का बताया कि ये सिपाहियों का है, अनिहारी कोठी है। हट जाइए, इधर दिखाइएगा। इसको कहते हैं बुजुर्ग लोग अनिहारी कोठी। ये अनिहारी कोठी बोला जाता है। हाँ, ये अनिहारी कोठी का इलाका है। ये अनिहारी कोठी है। चमगादड़ है। अब इसमें देखिए पूरी तरह से चमगादड़ों का बसेरा है, क्योंकि इसके रख रखाव की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी शायद वह नहीं है। यह भी एक वजह है कि चमगादड़ों ने यहाँ अपना डेरा बना लिया है। अब ये जो आपको अंधेरी कोठी हम दिखा रहे हैं, इसमें कई रास्ते हैं। ये एक रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस रास्ते के माध्यम से बहुत दूर दूर तक का सफर इस किले के माध्यम से तय किया जा सकता था। आपको हम यहां से एक छोटा सा नमूना दिखा रहे हैं जो गुफानुमा दरवाजा है, और इससे होकर काफी दूर दूर तक का सफर तय किया जा सकता है। क्योंकि अब ये काफी समय से बंद पड़ा है, इसलिए इससे कोई आता जाता नहीं है और अब इस रास्ते से जाना काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए कोई जाने की जरूरत भी नहीं करता। ये जो है चारों दिशाओं में जाने के लिए सुराग यहाँ से बना हुआ है। यहाँ से हाँ, तो लोगों ने आता था तो जूता उतार करके अंदर जाता था तो अंदर ही रह जाता था। अच्छा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, हाँ, तो मर जाते। हाँ, तो ये अनिहारी कोठी है। जी ये रास्ता बता रहे थे आप? हाँ, रास्ता अनिहारी कोठी है।
जी। इसमें चारों दिशाओं में जी। जाने के लिए सुराग इसके अंदर से है। आज भी 4 अंगुल दिखाई देता है। पूरा इसे कमरा जैसे जाने में कुछ सीढ़ियों 90 सीढ़ी तक राजा साहब, राजपुर के राजा साहब गए थे, उनके साथ पीछे पीछे। अभी कितने दिन हुए उनको गए हुए? 15 साल पहले। 15 साल पहले जी। तो इसके बाद में ऑक्सीजन नहीं मिला तो वहीं से वापस हम सब चले आए और वो भी चले आए साथ। आप भी गए थे? जी जी। तो इसलिए हमको मालूम है कि अंदर ऑक्सीजन नहीं है, आदमी मर जाएगा। ये रास्ता कहाँ तक जाता है? ये रास्ता 90 सीढ़ी तक हम लोग, विजयगढ़, यहाँ से किला जो है, सतीशगढ़, चुनार, मरवास, शंकर जी में जो गठानी शंकर जी में है, वहां तक ये सब बताते हैं पुरानिया लोग कि यहाँ तक सुराग यहाँ जाने के लिए बना है। आपने देखा कि ये बता रहे हैं कि ये वो जगह है, ये वो रास्ता है किले के अंदर जहां से चारों दिशाओं में जाया जा सकता था। इधर विजयगढ़ दुर्ग तक, इधर गोठानी में शिव जी का मंदिर है वहां तक। लेकिन 15 साल पहले जब यहाँ के राजाओं के पूर्वज के जो यहाँ के अभी राजा हैं वो इसमें जाने का प्रयास किए थे, साथ में अभी जिनसे हम बात करा रहे थे वो भी मौजूद थे। जब ये लोग लगभग 90 सीढ़ी तक ही गए थे तब तक इनको सफोकेशन यानी सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लग गई और उसके बाद इन लोगों ने वापस आने का फैसला कर लिया। इसके बाद ये पटवा दिए, मिट्टी इसमें डलवा दिए जिसमें कि अंदर लोग नहीं जा सकते। जी। ये जो आप देख रहे हैं ये कमल का फूल दरवाजे पर झूमर के रूप में बनाया गया था। ऐतिहासिक ये धरोहर है। इस तरह की नक्काशी उस जमाने में की जाती थी और ये झूमर के रूप में कमल का फूल यहाँ बनाया गया है। और नक्काशी की बात करें तो किले में ये देखिए गणेश जी की प्रतिमा किस तरह से इसमें खुदाई करके बनाई गई है। जो मुख्य द्वार पे है, हर द्वार पे ये लगभग ये प्रतिमा मिलती है। इस तरह से गणेश जी को शुभ माना जाता है और उन्हें सबसे प्रथम पूजा जाता है हिंदू धर्म में, इसलिए इनकी मूर्ति को इस दीवार में इस तरह से खुदाई की गई है। जी। ये मंडप है, यहाँ विवाह शादी होता है। किले के अंदर ये जो खाली स्थान है, आंगननुमा खाली स्थान है, दरअसल ये आंगन ही है और यहाँ पर राजा के समय में, रजवाड़े के समय में जो विवाह इत्यादि होते थे यहीं पर मंडप बनाया जाता था और यहीं पर राजाओं के जो शादी ब्याह होते थे इसी जगह पे हुआ करते थे। लिखा है, किसी ने पढ़ के बताया? 1600 संवत हिजरी सन का। पर उर्दू में जो कुछ भी लिखा है हम उर्दू नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो उर्दू के जानने वाले हैं उनसे हमने जब जानने की कोशिश की तो यह इसकी ऐतिहासिक जो आयु है जो 1600 ईस्वी बताई जाती है वो इस पे अंकित की गई है। हिजरी सन।
भर गया है मिट्टी से। है देख रेख में होता है सब। नहीं ये देख रेख में का है जो भी लालच में मले के लालच। यहाँ पालकी रखी रहती थी ये पालकी का स्टाइल है, डिजाइन है। अच्छा, पालकी कमरा बोलते हैं। पुरानिया लोग कुछ लोग कहते हैं विदेशे के कुछ राजा इस पर कई राजा राज किए हैं। और जो है कि अत्याचारी कोई राजा था तो जो है कि किसी का बारात आता था, बहु बेटियों का नहीं विदाई होता था तो एक रात सुहाग रात इसमें मनाता था। अच्छा, बिताने रोकता था, डोला छिपाता था इसी कमरे में। तो इसके बाद में सुबह से छोड़ता था तो बारात अपना वापस जाती थी। अच्छा, तो इसलिए अत्याचारी राजा उनको कहा गया। और इस किले से जुड़े राजाओं के अत्याचार का भी इतिहास जुड़ा हुआ है इस किले से, जहां ये जो कच्छ हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसको पालकी कच्छ कहा गया। और जो भी बहु बेटियां जो शादी होकर के नया जोड़ा यहाँ आता था तो उनके साथ यहाँ राजा रात में सुहाग रात मनाता था या दुराचार करता था। ऐसी कथा भी इस किले से जुड़ी हुई हमें ज्ञात हुई है, जो यह बताता है कि आक्रांतों का इतिहास कोई नया नहीं है। पहले भी ऐसे राजाओं के समय में व्यवस्था थी जब स्त्रियों का आक्रांता या अत्याचारी राजा शोषण किया करते थे। हम ये छोटी जो खिड़कियां हैं इसके माध्यम से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हम ये छठे तल पर खड़े हैं। ये जो पालकी कमरा है ये छठे तल पर कुल 7 तल्ले की यह किला जो है बनाया गया था और ये हम छठे तल्ले पे खड़े हैं। और बाकी के जो नीचे धरातल में इसके तल्ले हैं वो कहीं मिट्टी में दबते जा रहे हैं। कुछ ऐसे सुराग हैं जो बताते हैं, जो रास्ते हैं वो बताते हैं कि उनके माध्यम से नीचे अन्य किलों तक उसकी तल्ले तक जाया जा सकता है। इस खिड़की के माध्यम से, झरोखे के माध्यम से हम यहाँ दिखाना चाहेंगे आपको ये सोन नदी का दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं। हम इस सीढ़ी के माध्यम से अब इस किले के 7वें तल पर जा रहे हैं, जो कि इस किले का आखिरी तल है। इसके नीचे 5 और तल हैं जो मिट्टी के नीचे दब चुके हैं, जिनके कुछ सुराग हैं, जिनके माध्यम से, जिनके रास्तों के माध्यम से यह पता चलता है कि नीचे 5 तल्ले और मौजूद हैं। हम छठे तल पर हैं। आइए हम लेके चलते हैं आपको इस किले के 7वें तल पे। काफी संभल के चलना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि सीढ़ियां बुरी तरह से टूट चुकी हैं और पैर बड़ी ही सावधानी से रखना है। अब हम लोग 7वें तल पे पहुंच चुके हैं। ये 7वें तल का स्ट्रक्चर है किले का, जो लगभग धराशायी हो चुका है। कुछ चीजें, कुछ धरोहर बची है, उसके बारे में हम ये स्थानीय लोगों से जानते हैं। हम 7वें तल पर हैं और यहाँ से जो गुप्त 84 का मंदिर बाबा शिव जी का
बाबा सोमनाथ का मंदिर जो स्थित है सोनभद्र में, वह साफ दिखाई देता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको बाबा शिव के दर्शन भी कराएं, लेकिन आइए उससे पहले हम इस अगोरी किले के संरक्षण और इसके धराशायी होते इतिहास को लेकर एक सवाल आपके सामने खड़ा करते हैं। किले के हम 7वें तल पर मौजूद हैं और यहाँ से हम आपको दिखा सकते हैं कि वो जो सामने की बिल्डिंग आपको दिख रही है, जो लगभग एक साइड से टूट चुकी है, वो इस दरबार की कोर्ट हुआ करती थी, जहाँ जो अपराधी होते थे उनका न्याय होता था, और उसी के बगल में एक फांसी घर भी था जहां अपराधियों को फांसी की सजा दी जाती थी। इसके अलावा ऊपर का जो गोल भाग हम आपको दिखा रहे हैं, उससे जुड़ी जो बिल्डिंग है, ये संगीत कक्ष होती थी, जहां राजा नृत्य का आनंद लेते थे, संगीत का आनंद लेते थे, मतलब उसको व्यसन भी कहा जा सकता है। उसके बगल की पूरी जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये पूरा सैनिकों के रहने का इलाका था, जहां सैनिक अपनी छावनी बनाकर रहा करते थे। इसके अतिरिक्त और भी ज्यादा भाग फैला हुआ है, जिसको हम इस घने जंगल की वजह से, इन झाड़ियों की वजह से जाकर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हम आपको दिखा रहे हैं वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, हमारी धरोहर है, जिसका संरक्षण एक सवाल है कि आखिर ऐसी संस्कृति का, ऐसी सभ्यता का, ऐसी धरोहर का आज संरक्षण प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है। लगातार ये धराशायी हो रहे हैं, इनकी दीवारें साल दर साल गिरती जा रही हैं, और जो नाम है, जो निशान है, जिसके सहारे हम अपने इतिहास को कहीं इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं, वो मिटता जा रहा है। दिखा रहे हैं, ये काफी रोचक दृश्य है। वह सीढ़ी नुमा जो रास्ता दिखाई दे रहा है, उससे महारानी या जो इस राज्य की रानियां हुआ करती थीं, वो नीचे बने कुएं में जाकर वहीं से पानी प्रबंध होता था और वहीं पे स्नान इत्यादि किया करती थीं। हम आपको सीढ़ी नुमा ये स्ट्रक्चर दिखा पा रहे हैं। पानी का जो स्रोत था, चाहे वो नहाने का हो या पीने का हो, वो कुआं जो दिख रहा है वो झाड़ियों के बीच, काफी जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, झाड़ियों के बीच छुपा हुआ है। वही एक साधन था जिसके माध्यम से इस पूरे राज्य में पानी की व्यवस्था होती थी। इसके अतिरिक्त आप देख पा रहे हैं कि ये सड़कें जो बन गई हैं, इस किले के किनारे किनारे ये सड़क है जो आवागमन का माध्यम है, जो यहाँ इस सड़क के माध्यम से जो लोग यहाँ रहते हैं वो मुख्य शहर चोपन या फिर रावर्ट्सगंज सोनभद्र से जुड़ते हैं। और यही वो सड़क है जिसके माध्यम से यह जनपद, यह राज्य दूसरे राज्य मध्य प्रदेश से जुड़ता है। यह सड़क सीधे मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच जाती है। यह सड़क जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को भी जोड़ती है। यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है कि जितना कोना है उससे जुड़ा सोना है। ये मैं ठीक तरह से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जो रहवासी हैं इनसे मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर ये कहावत क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहले के पुरनिया लोग कहते हैं कि जो है कि 9 मन सोना न जाने कौने कोना, तो कोना लोगों ने आता है तंत्रिक मंत्रिक वाले तो कहते हैं, छेद विच्छेद करते हैं कि कोना है कि कोना है, तो कोना और कोना सारे कोनों में खुदाई करने का काम कर डाला है। और हम लोग देखते हैं तो अब देखने के बाद अपना प्रधान से अपना सूचना करता है, तो प्रधान 10 लोगों को भेजते हैं, तो कह सुन करके भगा दिया जाता है। मतलब उसमें सोना होने की संभावना है, सोना खोज का, सोने खोज की संभावना है। हाँ जी। इनका कहना है कि कोना और कोयना दो ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति है, लेकिन इस कहावत के अनुसार जो काफी पुराने समय से बुजुर्ग ये कहते आए हैं, कहीं न कहीं सोना यहाँ पर दबा हुआ है, जिसको लेकर कई बार कोशिशें भी की गई हैं और खुदाई का काम भी
अनाधिकृत रूप से किया गया, आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है, जिसको लेकर के काफी लोगों में उत्साह भी है कि ऐसा संभव है कि यहाँ कहीं बड़ी मात्रा में सोना दबा हो सकता है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक किला है, ये बातें झूठ भी नहीं हो सकती हैं। अगर इसका संरक्षण किया जाए, इसकी देखरेख की जाए और इन तथ्यों की जांच की जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सोनभद्र में सोने की खान निकलने की अफवाह वापस सच में बदल सकती है। ये आप जो देख रहे हैं, ये देश विदेश के लोग इसको देखेंगे, तो लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ आएंगे तो आपकी रोजी रोजगार बढ़ेगी। आप चलाते रहिए भाई, आपसे पूछेंगे यहाँ के लोगों को। किले के हर एक भाग का अपना एक अलग ही इतिहास और तथ्य हैं, जिनको लेकर यहाँ के लोग विस्तृत रूप से हमें बताते जा रहे हैं। और जो ऐतिहासिक किताबों के माध्यम से जो इतिहास हमने पढ़ा है, ये सारे तथ्य उनसे बिल्कुल अलग हैं और नई जानकारी के तौर पे भी हमें हासिल हो रहे हैं। किले का यह जो क्षेत्र है, यह जो इलाका है, इस क्षेत्र के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो जुड़े हैं, जो यहाँ के एक बासिंदे हैं वो हमें बता रहे हैं, हम इनसे जानते हैं, ये हमें बताएंगे इस भाग का क्या महत्व है। माहर की बकरी जो सामने है, वहाँ लोरिक का ससुराल है। वो वहाँ मजरी मैया के जन्म के समय पूर्णिया लोग कहते हैं कि 1.25 पहर सोना बरसे थे भगवान जन्म के समय। अच्छा, तो वहाँ पर मजरी मैया का स्थान है, वहाँ लोरिक की बारात आई थी, वहीं से जो है कि शादी करके वो जो दिख रहा है, हाँ वो जो सामने दिख रहा है, जरा जूम करके दिखाइए। और वहीं से इसके बाद में लड़ाई मचा, विघ्न लड़ाई हुआ। तो लड़ाई के में ये जिरहुल का खेतारी है, और इसी में से जो है कि चना लोहे का मिला था चबाने को, तो उसमें चना रखे थे दूसरी तरफ, और जो है कि वो गोली का छर्रा जो मिला था चबाने को वो दूसरे तरफ। तो अपना इस ढंग से फेंकते जाते थे और चना चबा देते जाते थे, और गोली छर्रा फेंकते जाते थे एक तरफ से और एक चना डाल देते थे मुंह में। तो दो चीज उठाते थे और ऐसा ही करते थे। तो इस ढंग से अपना प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो वीर लोरिक जो हाथी है, यहाँ से हाथी लड़ाई में गई थी, तो लड़ाई में 14 भट्टी की दारू पिला करके उसको नशा में करके भेजा गया। तो नदी में थक गई लड़ाई करते करते, लोरिक से लड़ाई हुआ, एक बूंद खून गिरता था तो तुरंत हाथी पैदा हो जाती थी। तो फिर लोरिक मारता था तेगा से तो कट जाती थी, तो फिर मारता था, फिर तुरंत तैयार हो जाती थी। इस ढंग से बहुत चमड़े खाल आज भी नदी किनारे पड़े हैं, जिसमें कि आज भी हाथी नदी में पानी पी करके मुड़ी है और नदी में पड़ी है, पत्थर बन गई है। और यहाँ के जो स्थान है, अब चमत्कारों के दृष्टिकोण से भी इस किले का एक इतिहास है। इन्होंने बताया कि युद्ध में हाथी को मदिरा पिला करके भेजा गया था, और चमत्कार यह था कि जब भी लोरिक उसको मारते थे तो उससे जो भी बूंद खून की गिरती थी उससे नया हाथी बन जाता था। और ऐसे हाथियों को मारते मारते काफी संख्या में हाथी मौत के घाट उतार दिए गए, जिनकी निशानदेही आज भी उनके खाल के रूप में यहाँ मौजूद है। ऐसा ग्रामीणों की प्रामाणिकता के अनुसार यह तथ्य सामने आए हैं कि वह हाथी की खाल ये बता रहे हैं कि आज भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि चमत्कारों का युग भी रहा होगा, जब इस तरह की घटनाएं होती थीं कि हाथी का रक्त जब गिरता था तो उससे एक नया हाथी उत्पन्न हो जाता था। और भी क्या चमत्कारिक चीजें इस किले के इतिहास से जुड़ी हैं, हम देखते हैं इन ग्रामीणों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। यह जो इमारत है, यह जो किला है, इसमें हम देख सकते हैं कि ईंटों की जुड़ाई के लिए किसी भी तरह का सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया है। उस समय की जो तकनीक थी वह आज से भी कहीं ज्यादा विकसित रही होगी, क्योंकि बताया जाता है कि उसमें उड़द, चूना, बेल का जो गम होता है वो
ऐसी कई चीजें मिला करके इस तरह का मिक्सचर तैयार किया जाता था और उसके सहारे इन ईंटों की जुड़ाई की जाती थी, जो आज भी देखिए कितनी मजबूत है, अपने यथास्थिति उसी तरह से खड़ी है, जबकि इसकी तुलना में सीमेंट की कई इमारतें धराशायी होती रही हैं। यह जिस मंजिल पर हम खड़े हैं यह 7वीं मंजिल है और आज भी उसी मजबूती से यह खड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि तकनीक के मामले में आज भी हम उस युग तक पहुंच नहीं पाए हैं। इस अघोरी किले का इतिहास पुराना बताया जाता है और इस इमारत की जिस तरह से दशा हो गई है आज की डेट में, आज के समय में उसको देखकर यही लगता है कि हम सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में काफ़ी फेल होते रहे हैं। यह काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ यह किला है। यह भी बताया जाता है कि जो पुराने लोग थे ये बताते थे कि लगभग 52 बीघे में यह किला फैला हुआ है, लेकिन आज जो हमारे पास सबूत बचा है, जो खंडहर बचा है, वह कुछ ही क्षेत्र में बचा हुआ है। तो एक हिस्से का हमने आपको अभी पूरा दौरा कराया है, पूरा चित्रण दिखाया है। आगे और कुछ और भी भाग इसका बचा हुआ है, जिसमें कई सारी और प्रामाणिकता, कई सारे और तथ्य, कई सारी और ऐतिहासिक चीजें छुपी हुई हैं, जिनको हम जानने का प्रयास करेंगे।